Hello students, welcome to chapter revision sessions. जेई मेन एंड नीट के स्टूडेंट्स के लिए हम क्विकली चैप्टर की रिविजन्स अभी चल रहा है एंड अभी वाले सेशंस में न्यूटन्स लॉ के कुछ पार्ट को डिस्कस करेंगे। न्यूटन्स लॉ के बहुत सारे पार्ट्स ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं एंड इस वाले सेशंस में हम लोग स्प्रिंग फोर्स डिस्कशन करेंगे। एंड अगर आप जेई मेन एंड नीट के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस स्प्रिंग से रिलेटेड होते हैं, इसीलिए स्प्रिंग फोर्स का बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। आगे भी वर्क एनर्जी पावर में भी स्प्रिंग को लेकर के आप उसकी पोटेंशियल एनर्जी वगैरह को एनालाइज करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशंस में भी स्प्रिंग सिस्टम को लेते हैं, तो स्प्रिंग सिस्टम की बेसिक कंसेप्ट आपके पास होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर देखें आप, जैसे मान लीजिए हम नॉर्मल एक स्प्रिंग ले रहे हैं एंड अभी सपोज करिए कि ये रिलैक्स्ड है, यानी कि इसमें कोई एक्सटेंशन या कंप्रेशन नहीं है। तो इस केसेस में ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में होगा, ये अपनी नेचुरल लेंथ में होगा एंड मान लीजिए इसकी नेचुरल लेंथ L नॉट है। एंड अगर स्प्रिंग आइडियल होगी तो उसको हम मासलेस मानते हैं। तो उस केसेस में अगर स्प्रिंग आइडियल है, मासलेस है, तो उसके हर एक पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू सेम होगी। तो अगर स्प्रिंग आइडियल है तो हम उसको मासलेस एज्यूम करेंगे, ये हमारा मासलेस होगा। एंड जब भी आप स्प्रिंग को डिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे तो स्प्रिंग की ये टेंडेंसी होती है जो डिफॉर्मिंग फोर्स है उसको अपोज करना। तो हमने लिखा है यहाँ पर, स्प्रिंग हैज ए टेंडेंसी टू अप्लाई रीस्टोरिंग फोर्स अपोजिट टू डिफॉर्मेशन ऑफ स्प्रिंग एंड रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफॉर्म्ड लेंथ। अगर यहाँ पर फिर से देखें, अगर जैसे सपोज करिए कि ये आपका ओरिजिनल लेंथ है L नॉट एंड इसको सपोज करिए कि हम x लेंथ से स्ट्रेच कर रहे हैं, या आप कंप्रेस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा है एंड इस डायरेक्शन में रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है एंड इस पॉइंट्स पर रीस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। एंड हमने एक्सटेंशन को दिखाया है, इसको कंप्रेशन के फॉर्म में भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी स्प्रिंग यहाँ तक है और ये लेंथ सपोज करिए x है, ये लेंथ आपका x है। तो यहाँ पर जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा वो इस डायरेक्शंस में होगी एंड एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शंस में। ये हमने इस फोर्स से इसको कंप्रेस किया है, तो रीस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शंस में लग रहा है एंड इस पॉइंट पर रीस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शंस में लगेगा। ये अपोजिट है, जैसे यहाँ पर जो रीस्टोरिंग फोर्स है उसके अपोजिट है, यहाँ पर जो रीस्टोर उसके अपोजिट है ये। अब ये रीस्टोरिंग फोर्स कंप्रेशन या एक्सटेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड यहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स को आप के एक्स लिख सकते हैं, जहाँ पर के एक्स लिख सकते हैं, ये आपका x है, ये हमारा x है एंड यहाँ पर k आपका फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। स्प्रिंग में नेचुरल टेंडेंसी होती है टू एक्वायर इट्स ओरिजिनल लेंथ, इसके लिए वो रीस्टोरिंग फोर्स को अप्लाई कर रहा है। जब भी आप उसको डिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे तो वो रीस्टोर करने की कोशिश करेगा एंड रीस्टोरिंग फोर्स कंप्रेशन लेंथ या एक्सटेंशन लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स है एंड यहाँ पर एक फोर्स कांस्टेंट है। इसको आप न्यूमेरिकल के थ्रू से एनालाइज करिए, देखिए कोई न्यूमेरिकल्स के थ्रू से इसको एनालाइज करिए। जैसे ये कह रहा है कि in the situation shown in the figure, if acceleration of 10 kg is 2 meter per second square, find acceleration of 5 kg at that moment। मीन्स आपने यहाँ पर 40 न्यूटन्स फोर्स लगाया है एंड इसकी एक्सेलरेशंस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो उस मोमेंट में 5 kg ब्लॉक की एक्सेलरेशन कितनी है ये फाइंड करना है।
अगर सपोज करिए कि यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स नहीं होता, अगर बाय द वे नहीं होता, तो 10 kg पर अगर 40 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो उसकी एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो श्योरली इसमें टेंशन है। तो यहाँ पर अगर टेंशन को दिखाएं तो इस पर टेंशन सेम होगा। ये आइडियल स्प्रिंग है, मासलेस है, एंड इस केसेस में इस इक्वेशंस को लिख करके आप टेंशन फाइंड कर सकते हैं। एंड यहाँ फ्रिक्शंस नहीं है, इसीलिए अपोजिट डायरेक्शंस में कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा। तो इसके लिए अगर इक्वेशन लिखेंगे तो आप सिंपली 40 माइनस टी इक्वल टू 10a लिख सकते हैं। तो 40 एंड माइनस टी इक्वल टू ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये 20 आ जाएगा, इससे टेंशन की वैल्यू 20 न्यूटन आ जाएगी। एंड इसके लिए अगर 5 kg वाले के लिए देखें तो 5 kg वाले के लिए सिर्फ एक ही फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है जो उसको ड्रॉ कर रहा है, इसीलिए आप डायरेक्टली इसका t इक्वल टू 5 इंटू a लिखेंगे एंड t का वैल्यू 20 है एंड दैट विल बी इक्वल टू 5a। तो इसके बेसिस पर a का वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब जिस मोमेंट में 10 kg ब्लॉक की एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, उस मोमेंट में 5 kg की एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। एंड टेंशन यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स है। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग इफ ब्लॉक्स आर मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस। यानी कि दोनों की एक्सेलरेशन सेम दिया हुआ है क्वेश्चंस में, एंड इसके बेसिस पर आपको एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग फाइंड करने के लिए बोल रहा है, और फोर्स कांस्टेंट स्प्रिंग की गिवन है 600 न्यूटन पर मीटर। तो दोनों की एक्सेलरेशन यहाँ पर सेम है। तो मान लीजिए इसकी एक्सेलरेशन अगर a है तो इसकी भी एक्सेलरेशन a है, एंड यहाँ पर मान लीजिए टेंशन की वैल्यू t है, तो यहाँ पर आपका टेंशन की वैल्यू t है, यहाँ पर भी t इस डायरेक्शन में होगा एंड इस डायरेक्शन में t होगा। तो पहले आप t फाइंड कर लीजिए, एंड अगर t आपको मिल जाता है उसके बेसिस पर t इक्वल टू kx यानी कि 600 x लिख करके हम एक्सटेंशन को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर t को फाइंड करने के लिए यहाँ पर 30g आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, एंड ये एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसको जस्ट नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखिए। तो आपका 30g एंड माइनस टी विल बी इक्वल टू 30a, एंड दोनों की एक्सेलरेशन सेम है, कोई कांस्टेंट रिलेशन नहीं है, एंड t इक्वल टू 40a। तो यहाँ पर अगर आप ऐड करें तो 30g विल बी इक्वल टू 70a। तो यहाँ से अगर कैंसिल कर दें तो a की वैल्यू 3g बाई 7 आ जाएगा, एंड a की वैल्यू को यहाँ पर फिट करके आप निकाल सकते हैं। तो इससे टेंशन की वैल्यू कितना आ जाएगा, 40 एंड मल्टीप्लाइड बाई a का मतलब हो गया 3g एंड डिवाइडेड बाई 7, एंड g का वैल्यू अगर 10 ले लें तो ये 1200 बाई 7 न्यूटन आ जाएगा। एंड ये यहाँ पर फिट करके आप एक्सटेंशन फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर टेंशन की वैल्यू हमारा 1200 डिवाइडेड बाई 7 आ गया, दैट इज द 600x। तो एक्सटेंशन की वैल्यू 2/7, एंड ये स्टैंडर्ड यूनिट में है तो ये 2/7 मीटर इसको लिख सकते हैं। तो ये आपका एक्सटेंशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर देखिए फाइंड इलोंगेशन इन 2 स्प्रिंग्स, एंड ये अभी इक्विलिब्रियम में ऐसा फिगर दिया हुआ है। तो यहाँ पर 2 स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग यहाँ पर जिसकी फोर्स कांस्टेंट 25 न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है, यहाँ पर दूसरी स्प्रिंग है जिस पर 100 न्यूटन पर मीटर इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है, एंड सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में होगा तो यहाँ पर जो टेंशन होगी वो 20g को बैलेंस करेगा, यानी कि ये वाली टेंशन की वैल्यू 20g है, क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा है, ये इक्विलिब्रियम में है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इस केसेस में अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपका टेंशन t होगा, ये कॉर्ड में टेंशन t होगा, यहाँ पर इस डायरेक्शन में टेंशन t है, यहाँ पर भी इस डायरेक्शन में टेंशन t है, एंड स्प्रिंग के लिए टेंशन t इस डायरेक्शन में है, एंड यहाँ पर टेंशन t इस डायरेक्शन में है। तो कॉर्ड में जो फोर्स लग रहा है दैट इज द t,
स्प्रिंग में जो फोर्स लग रहा है एंड कॉर्ड, इस कॉर्ड में जो फोर्स लग रहा है दोनों सेम है। तो स्प्रिंग पर जो फोर्स लग रहा है टी, एंड फर्स्ट केसेस में आपको टी का वैल्यू 20 जी दिया हुआ है। तो फर्स्ट केसेस में अगर देखें, दिस टी इटसेल्फ इज द स्प्रिंग फोर्स। तो टी का वैल्यू फिर से अगर हम लिखें तो दैट विल बी इक्वल टू K1 x1 लिख देता हूँ। टी का वैल्यू 22G है, जी की जगह पर 10 ले लेते हैं तो ये 100 हो गया, तो ये 0 आ गया। एंड K1 की वैल्यू आपको 25 दिया हुआ है तो ये x1 हो गया। इसका मतलब x1 की वैल्यू 8 मीटर आ गया। ये थोड़ा ज़्यादा है लेकिन 8 मीटर आ गया लेट। एंड अगर यहाँ पर देखेंगे तो चूंकि आपका सिस्टम रेस्ट में है तो इस डायरेक्शंस में 2T टेंशन लग रहा होगा, यहाँ पर टेंशन 2T होगा, यानी कि दूसरे वाले स्प्रिंग की जो स्प्रिंग फोर्स है वो 2T है। एंड आप फिर से 2T इजकल टू K2 एंड x2 ऐसा लिख सकते हो। तो इस केसेज में 2T का वैल्यू, T का वैल्यू ऑलरेडी 20G है तो ये आपका 400 हो गया, एंड दैट इज इक्वल टू K2 यानी कि 100 एंड मल्टीप्लाइड बाय x2, एंड इसके बेसिस पर आप x2 की वैल्यू 4 मीटर निकाल सकते हैं। ऐसा ये प्रैक्टिकली थोड़ा ज़्यादा ज़रूर लग रहा है ये, लेकिन जो डेटा है उसके हिसाब से यही आंसर होगी। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, जैसे आप नेक्स्ट में हम कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग ले रहे हैं, जैसे आप रेसिस्टेंस को सीरीज या पैरेलल में ऐड करते हैं, कंबाइन करते हैं, उसी तरह से स्प्रिंग को भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर mg हमारा एक्सटर्नल फोर्स है, ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स है जो स्प्रिंग को स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहा है। एंड स्प्रिंग हमारा मासलेस है, इसलिए इस पर भी जो फोर्स लगेगा वो F होगा, एंड इस पर भी जो फोर्स लगेगा वो F ही होगा। अगर स्प्रिंग में मास होता तब फोर्स अलग अलग होती। एंड मान लीजिए कि यहाँ पर एक्सटेंशन x1 है, फोर्स दोनों में सेम है, इसमें मान लीजिए एक्सटेंशन x2 है एंड यहाँ पर एक्सटेंशन x1 है। तो आप दोनों पर फोर्स सेम लग रहा है, इसीलिए F इजकल टू आप K1 x1 लिख सकते हो, एंड दूसरे में भी F इजकल टू K2 x2 लिख सकते हैं, जहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स F इजकल टू mg है। एंड मान लीजिए कि दोनों को कंबाइन करें, अगर टोटल एक्सटेंशंस देखें तो यहाँ पर आपका टोटल एक्सटेंशंस x1 एंड प्लस x2 है, एंड x के जगह पर हम F अपन इक्विवेलेंट K लिख रहे हैं, एंड यहाँ पर F अपन K1 एंड प्लस F अपन K2 ऐसा लिख रहे हैं। तो 1 अपन K इक्वल टू 1 अपन K1 एंड प्लस 1 अपन K2, यानी कि सीरीज में जैसा रेसिस्टेंस के पैरेलल में होता है वैसा ही इस सीरीज में है। रेसिस्टेंस के केसेस में ये फार्मूला आपको पैरेलल के इक्विवेलेंट आ रहा है, एंड इसको रिकॉल रखना आसान है। दूसरा अगर देखें पैरेलल में, अगर आप पैरेलल में देखो तो दोनों अगर इसको हॉरिजेंटली पुल करेंगे तो इसमें भी एक्सटेंशन x आएगा और इसमें भी एक्सटेंशन x आएगा। अब यहाँ पर सपोज करिए कि रीस्टोरिंग फोर्स F1 है और यहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स F2 है। तो जो नेट रीस्टोरिंग फोर्स होगा उसको आप ऐसे लिख सकते हो कि नेट रीस्टोरिंग फोर्स विल बी इक्वल टू F1 एंड प्लस F2, एंड F1 को आप लिख सकते हैं K1x एंड F2 को लिख सकते हैं K2x। तो F इजकल टू हो गया K1 एंड प्लस K2 एंड x, एंड यहाँ पर इसको आप F इजकल टू KX लिख सकते हैं, एंड पैरेलल में K का वैल्यू K1 एंड प्लस K2 आ गया। तो आपका इक्विवेलेंट K की वैल्यू K1 प्लस K2 आ जाएगा। तो पैरेलल में जैसा सीरीज में रेसिस्टेंस को ऐड करते हैं उसके सीरीज के इक्विवेलेंट पैरेलल है, और पैरेलल रेसिस्टेंस के इक्विवेलेंट सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द स्प्रिंग है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ। अगर आप सपोज करिए कि ये एक स्प्रिंग है एंड इसकी लेंथ सपोज करिए L है, तो अगर आप इसको हाफ पार्ट में कट कर रहे हैं सपोज करिए, यानी कि इसकी लेंथ L/2 है, इसकी लेंथ L/2 है, तो आपका जो फोर्स कांस्टेंट है वो लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसीलिए अगर इसकी
फोर्स कांस्टेंट के होगी। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग एल है, ओरिजिनल फोर्स कांस्टेंट के है, तो इसको अगर हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करेंगे तो इसकी फोर्स कांस्टेंट 2k हो जाएगा, इसकी भी फोर्स कांस्टेंट 2k हो जाएगा। अगर सपोज करिए कि आप इस तरह से इसको सो एन पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, लेट, तो अगर आप एन पार्ट में डिवाइड करोगे, एन पार्ट्स में डिवाइड किए हैं हम, तो हर एक का लेंथ जो है वो L बाय एन हो जाएगा। तो इसका मतलब हर एक की जो फोर्स कांस्टेंट है वो एन के हो जाएगा। हर एक की, सॉरी, इसको स्मॉल एन मान लेते हैं, तो हर एक की एन के हो जाएगा। अब इसको अगर आप फिर से इसको सीरीज में लगा दो, अगर आप इसको सारे को इस तरह से सीरीज में लगा दीजिए, तो 1/k इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/nk एंड प्लस 1/nk एंड प्लस अप टू n टाइम्स। तो ये कितना हो जाएगा, n/nk हो जाएगा। तो आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट फिर से k आ जाएगा, इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट फिर से k आ जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट से सीख सकते हैं। एंड जैसे मान लीजिए कि सपोज करिए कि ये आपका एक स्प्रिंग है, इसकी लेंथ L है और इसकी फोर्स कांस्टेंट k है, और इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। इसको मान लीजिए कि आप 1:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। तो L1 का, L1 जैसे मान लीजिए ये आपका स्प्रिंग L1 लेंथ है, तो L1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 एंड मल्टीप्लाइड बाई L हो जाएगा। तो इसकी फोर्स कांस्टेंट 4k हो जाएगा, क्योंकि L लेंथ की अगर k है तो L/4 लेंथ का 4k हो जाएगा। उसी तरह से अगर L2 का वैल्यू देखो, तो यहाँ पर अगर L2 की वैल्यू देखेंगे तो L2 विल बी इक्वल टू 3/4L, यानी कि इसकी फोर्स कांस्टेंट 4k/3 आ जाएगा, इसकी फोर्स कांस्टेंट 4k/3 हो जाएगा। तो इस तरह से आप अगर स्प्रिंग को कट कर रहे हैं तो कटिंग पार्ट की आप फोर्स कांस्टेंट को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, वेइंग बाय स्प्रिंग बैलेंस। जैसे मान लीजिए मैं एक फिगर ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए कि मैं एक स्प्रिंग ले लेता हूँ और यहाँ पर एक हुक लगा हुआ है, एंड ये मान लीजिए आपकी स्प्रिंग बैलेंस सिस्टम है, एंड यहाँ पर कोई मास को हैंग कर देते हैं, मान लीजिए ये 20 kg है। तो इस केसेस में जो रीडिंग होगी स्प्रिंग बैलेंस की, चूंकि ये इक्विलिब्रियम में है, तो ये तो क्लियर है कि इसमें जो रीडिंग होगी वो 20 kg होगा, 20g होगा। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो इस केसेस में आपका जो टेंशन है दैट विल बी इक्वल टू 20g, यानी कि स्प्रिंग की रीडिंग जो है वो 20g है, और g को 10 ले लें तो ये 200 न्यूटन हो जाएगा। एंड इसमें देखें अगर, तो आपका स्प्रिंग बैलेंस measures tension in connected string यूजुअली ये इन किलोग्राम फोर्स में मेजर करता है। तो इस स्प्रिंग से जो कनेक्टेड स्ट्रिंग है उसकी टेंशन को मेजर करता है, यानी कि स्प्रिंग की जो रीडिंग होगी दैट इज टेंशन इन द कनेक्टेड स्ट्रिंग। तो स्प्रिंग बैलेंस मेजर्स टेंशन इन कनेक्टेड स्ट्रिंग इन किलोग्राम फोर्स। तो यहाँ पर मैंने 200 न्यूटन लिखा है, तो अगर आप रीडिंग देखें, अगर स्प्रिंग की रीडिंग देखें तो आप 200/g कर सकते हैं, तो ये आपका 20 kg किलोग्राम फोर्स लिख सकते हो आप इसको, अगर ऐसा लिख रहे हैं तो। लेकिन हमेशा ऐसा होगा ये ज़रूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं दूसरा एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे मान लीजिए फिर से ये आइडियल स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग बैलेंस्ड है
और यहाँ पर एक हुक लगा हुआ है एंड यहाँ पर मास मान लीजिए 30 kg है एंड नाउ ये एक्सीलरेट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शंस में लेट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ये एक्सीलरेट कर रहा है। तो आप दोनों ग्राउंड फ्रेम से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं या एक्सीलरेटेड फ्रेम से भी कर सकते हैं। तो एक्सीलरेटेड फ्रेम में हम लोग स्यूडो फोर्स लगाते हैं जो ऑलरेडी डिस्कस्ड है। तो अगर मान लीजिए आप अगर ग्राउंड फ्रेम से इसको डिस्कस कर रहे हो तो यहाँ पर आपका एक 30G फोर्स लग रहा है और इसमें एक टेंशन है और ये ऊपर जा रही है। तो इसका मतलब T माइनस 30G इक्वल टू 30A लिख सकते हैं एंड T विल बी इक्वल टू 30 एंड यहाँ पर अगर G प्लस A कर दें तो G का वैल्यू 10 ले लेते हैं तो यहाँ पर 30 एंड मल्टीप्लाइड बाई 12 लिख सकते हैं। तो ये आपका 360 न्यूटन आ जाएगा रीडिंग। एंड अगर आप किलोग्राम फोर्स में कर रहे हो तो इसकी रीडिंग 360 डिवाइडेड बाई जी यानी कि 36 किलोग्राम फोर्स में ऐसा लिख सकते हैं आप। तो इस स्प्रिंग बैलेंस मेजर्स टेंशन इन कनेक्टेड स्प्रिंग एंड उसके बेसिस पर रीडिंग निकाल सकते हैं। अगर इसी को मैं डाउनवर्ड डायरेक्शंस में ले लूँ, अगर सेम को अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शंस में ले लें, यहाँ पर सपोज करिए कि यहाँ पर ये फिर से आपका स्प्रिंग बैलेंस है एंड यहाँ पर सपोज करिए कि मैं वही मास ले रहा हूँ 30 kg एंड लेट इस बार ये डाउनवर्ड डायरेक्शंस में एक्सलेट कर रहा है ऑफ एक्सलेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेट। तो इस केसेज में अगर देखेंगे तो आपका फिर से 30G डाउनवर्ड डायरेक्शंस में लग रहा है एंड टेंशन T ऊपर डायरेक्शंस में लग रहा है और इस बार एक्सलेशन डाउनवर्ड डायरेक्शंस में है, इसीलिए आप 30G एंड माइनस T इक्वल टू 30A लिख सकते हैं। तो आप T इक्वल टू 30 एंड G माइनस A लिखेंगे तो दिस इज 30 एंड मल्टीप्लाइड बाय 8 हो जाएगा, यानी कि इस केसेस में ये 240 न्यूटन आ जाएगा। एंड इसकी रीडिंग को आप 24 kgF लिख सकते हैं, जबकि इस केसेस में 36 किलोग्राम फोर्स था। तो इस तरह से स्प्रिंग बैलेंस के केसेस को आप डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। जैसे आपका स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग सपोज करिए इक्विलिब्रियम है, बैलेंस है, लेकिन आपने सपोर्ट को हटा लिया है। सपोर्ट को हटाने से उसके ऊपर इफेक्ट क्या होता है ये पूछ रहा है। तो सिस्टम इनिशियली इज इन इक्विलिब्रियम, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ बी, एक्सेलरेशन ऑफ बी जिसकी मास m है और a की मास 2m है, व्हेन स्ट्रिंग कनेक्टेड बी टू ग्राउंड इज कट, यानी कि बी से ग्राउंड में जो स्ट्रिंग है उसको अगर हम कट कर दिए, यहाँ पर अगर आपने इसको कट कर लिया है तो बी की एक्सेलरेशन कितना होगा। तो पहले आप इक्विलिब्रियम वाला केसेस को, इस इक्विलिब्रियम वाला केसेस को पहले फाइंड कर लो। तो इक्विलिब्रियम में देखिए कि यहाँ पर टेंशन टी है, तो यहाँ पर टेंशन टी है, दिस इज टी एंड इस केसेस में टी इस डायरेक्शंस में लग रहा है। एंड यहाँ पर देखिए कि सपोज करिए कि इस डायरेक्शंस में टेंशन T1 है और यहाँ पर mg भी डाउनवर्ड डायरेक्शंस में एक्ट करेगा। इक्विलिब्रियम में आपका T जो है उसकी वैल्यू को कलेक्ट कर लीजिए, तो T इक्वल टू 2mg है। एंड दूसरे वाले को देखेंगे तो T इक्वल टू T1 एंड प्लस mg है। तो T का वैल्यू 2mg होगा तो इससे T1 का वैल्यू mg आ जाएगा, तो आपको T1 का वैल्यू आ गया mg। अब इसमें जो मेन पार्ट आपको डिस्कस करना है, समझना है इसमें कि अगर आप स्प्रिंग को कट करते हैं तो इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग डज नॉट चेंज इमीडिएट, यानी कि स्प्रिंग फोर्स डज नॉट चेंज इमीडिएट। ये फिर से मैं बोल रहा हूं, देखिए अगर हम स्प्रिंग को कट करते हैं तो इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग डज नॉट चेंज इमीडिएटली, इट टेक सम टाइम। तो जस्ट आफ्टर द कटिंग द स्प्रिंग हमें एक्सेलरेशन पूछा गया है, तो स्प्रिंग फोर्स चेंज नहीं हो रहा है, स्प्रिंग फोर्स जस्ट आफ्टर द कटिंग सेम रह रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग
does not change immediately. So spring force remains सेम, ऐसा हम कह रहे हैं। इसका मतलब इस फिगर में अगर हमने स्ट्रिंग को अगर कट किया है तो आपका T1 जो है वो इमीडिएटली 0 हो गया है, बट जो T है, जो स्प्रिंग फोर्स है, T स्टिल एग्जिस्ट, ये खत्म नहीं हुआ है, ये अभी भी है। मेन पार्ट यही समझना है कि स्ट्रिंग को कट करने के से उस स्ट्रिंग की टेंशन तो 0 हो गया इमीडिएट, बट स्प्रिंग फोर्स जो है वो इमीडिएट 0 नहीं हुआ, इट टेक सम टाइम, उसके बाद इसमें चेंजेस आएगी। तो यहाँ पर अब अगर देखेंगे तो B में T1 0 हो गया है, लेकिन mg और T अभी भी लग रहा है, और B की एक्सेलरेशन हमें पूछा गया है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द B। तो अगर आप B का देखोगे तो यहाँ पर इसकी मास m है और अपवर्ड डायरेक्शंस में T लग रहा है, जिसकी वैल्यू आपने कलेक्ट किया है 2 mg, और इसके डाउनवर्ड डायरेक्शंस में फोर्स लग रहा है mg। तो ये श्योरली अपवर्ड डायरेक्शंस में एक्सलेट करेगा, तो आप लिख सकते हो कि T माइनस mg विल बी इक्वल टू ma, एंड यहाँ पर अगर 2 mg रखें तो 2 mg माइनस mg विल बी इक्वल टू ma, एंड mg इक्वल टू ma, तो इससे हमारा ag अप में आ जाएगा, यानी कि जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग b की एक्सेलरेशन g के बराबर है, जो ऊपर के डायरेक्शंस में है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि स्ट्रिंग कट करने के बाद स्प्रिंग फोर्स डज नॉट चेंज इमीडिएटली, उस कंसेप्ट को लेकर के आप न्यूमेरिकल बना सकते हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस आजकल पूछते हैं आइदर जेई एंड नीट में। हमारा न्यू लॉज ऑफ मोशंस का अभी सेशन चल रहा है, एंड ये लॉज ऑफ मोशंस का देखेंगे तो ये 7th वीडियो है, एंड इसमें 2-3 पार्ट और रह गए हैं, जैसे एक डायनामिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशंस एंड कांस्टेंट रिलेशंस, जो दोनों आपके जेईई मेन नीट के एग्जामिनेशंस के इंपॉर्टेंट के लिए है, जो फर्दर वीडियो अपलोड होगा डायनामिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशंस एंड कांस्टेंट रिलेशंस पर बेस्ड होगा। मैं स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले की तरह चैनल को सब्सक्राइब